सभी को नमस्कार। आवाज सभी तक आ रही है सही से? हाँ जी सर, आ रही है। चलिए, धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, घोषणा कहिए या सूचना कहिए, जो भी। कल से हम लोग मॉर्निंग के टाइम में सुबह सुबह 7 बजे से 7:15 बजे, मतलब केवल 15 मिनट के लिए, हर रोज सप्ताह के 7 दिन एक छोटा सा 15 मिनट का प्रोग्राम रखेंगे, जिसके विषय में मैंने नोटिफिकेशन भी आप सभी को सेंड किया है। 1% बेटर कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि हाँ मेरे को महारत हासिल करना है, मेरे को उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्किल्ड होना है, तो उसके लिए ये रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का बनाया हुआ एक ये कॉन्सेप्ट है, 1% बेटर देन यस्टरडे। मतलब अभी की टाइम में बात करें तो हम सभी एक न्यूरोथेरेपिस्ट है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। हम लोग पेशेंट देखते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, सभी कुछ करते हैं। और बस नया कुछ भी नहीं करना है, यही सारी चीज़ें करनी है। लेकिन बस एक चीज़ अपने माइंड में रख के करना है कि कल जो कुछ भी मैंने किया, आज उससे सिर्फ और सिर्फ 1% ज़्यादा करूँगा। अगर ये सोच पूरे 1 साल के लिए रखते हैं, हर रोज़ हम अपने आप को 1% बेहतर बनाते हैं, तो 1 साल के बाद हम कितने परसेंट बेहतर बन जाएंगे? बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एक दिन का 1% तो 365 दिन, मतलब हम लोग 365% ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। मतलब अभी जितना है, हमारी जितनी एबिलिटी है, ये 3.5 गुना और बढ़ जाएगी। यही आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हर रोज अपने आप को बीते हुए कल से 1% बेहतर बना पाए, तो 365 दिनों में हम 3700% बेटर बन जाते हैं। क्योंकि आज हम 10% बेटर है, 1% अगर बेहतर बनने की कोशिश करते, कल 11 बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परसों 12 बनेंगे। ये चीज़ को ये बहुत समझने वाली बात है, जिसको खैर ये कल से हम लोग जब प्रारंभ करेंगे तो इस विषय में बहुत डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एकदम सबसे पहला चैप्टर जो होता है सेल। सेल के विषय में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी क्लास में। बहुत सारे सर, बहुत सारे मैडम ने सेल के बारे में बताया होगा। ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वो हमें नहीं पढ़ना है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें अभी आगे करना क्या है कि जिन सेल्स के विषय में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, जो की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हेपाटिक सेल, लीवर के जो सेल्स है उसके बारे में डीप हमें जानकारी होनी चाहिए। रीनल सेल्स, मतलब किडनी के अंदर जो सेल्स है उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स है उसकी अच्छी हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी हमारे मसल्स है, उनमें भी तो सेल्स है, लेकिन वो एक नॉर्मल सेल्स है, उसके भीतर बहुत ज़्यादा जानने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके विषय में गंभीरता से जानना
बहुत आवश्यक है। तो उसी में से एक सेल आता है नर्व सेल्स। तो स्टार्टिंग हम लोग नर्व सेल्स से करेंगे। अब बात ये भी है कि 15 मिनट का सेशन है, 15 मिनट में कितना कुछ बात कर सकते हैं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लाइफ के हर रोज़ के 15 मिनट अगले 1 महीने, 6 महीने या 1 साल में हमें बहुत कुछ प्रदान करेंगे। तो मिलेंगे कल से सुबह हम लोग 7 बजे। बाकी अभी जो क्वेरी था तो उन्होंने तो शायद अभी ज्वाइन नहीं किया है प्रमोद जी ने। बाकी देखते हैं अभी। चलिए, जिन 2 लोगों का क्वेरी था वो 2 लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, कोई बात नहीं। बाकी और किसी की भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप लोग हैंड राइज कर दीजिएगा, बाद में हम लोग फिर उसके विषय में बात कर लेंगे। तो कल से रिलेटेड जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आज पढ़ाई कर रहा था कि अगर हमें नर्व सेल को समझना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखा कि नर्व सेल को समझना बहुत, मतलब नर्व सेल की एनाटॉमी कैसी होती है, नर्व सेल ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नर्व सेल में बाकी सारे सेल की अपेक्षा कम चीज़ें होती है। अब एक नॉर्मल सेल आप देखोगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये वो, माने बहुत तरह की 10-12 तरह की चीज़ें होती है। नर्व सेल के अंदर बस 3 ही चीज़ होती है, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्रॉन। वही डेंड्रॉन आगे जाके पतला पतला हो जाता है तो उसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं। तो मेनली यही 3 चीज़ें होती हैं एनाटॉमिक फिजियोलॉजी की बात करें तो। लेकिन फंक्शन की बात करें, काम की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी उसकी बहुत गहरी है। मेरे ख्याल से हमारे बॉडी में जितने तरह के सेल्स है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा उलझाऊ फंक्शन जो है, उलझाने वाला, वो हमारे नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स के ही हैं। इनकी फंक्शन जो है बहुत अलग तरह की और बहुत अजीब तरह की है। इसी को थोड़ा बहुत कल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सुबह 7 से 7:15 के बीच में। अभी तेजल जी ने हैंड राइज किया है। जी तेजल जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, बताइए। सर अभी जिसको वोकल का प्रॉब्लम है, ब्रेन इंजरी था, यानी स्ट्रोक था, जिसकी वजह से वो पार्ट रिमूव किया हेमरेज का। अच्छा। तो उनका वॉइस नहीं है अभी। हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी फर्क है, बट नाउ दे वांट अस टू फोकस ऑन इट इज लाइक राइट लेफ्ट साइड ब्रेन में हेमरेज था, वो निकालने के बाद उनका राइट साइड का पार्ट में मूवमेंट आया है, बट लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं आया अभी तक। एक तो वो पूरा हैंड और लेग एंड वॉइस एंड आई साइट में भी थोड़ा विजन बेटर देन अर्लियर, लेकिन अभी ये स्टेज पे हम लोग क्या करके उसको प्रोग्रेस में ला सकते हैं, न्यूरोथेरेपी कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा एक एक चीज़ फिर से मेरे को रिपीट कीजिए। क्या उनके दोनों हाथ पैर डिसेबल्ड हो गए हैं? दोनों ही हाथ और दोनों ही पैर काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो सर 40 डेज तक हॉस्पिटलाइज थे। आफ्टर दैट ही हैज कम टू होम केयर, लेकिन उसमें भी क्या है, फिजियोथेरेपी करवाया और इतना ज्यादा रिजिडिटी था कि दोनों हाथ पैर वो अपने आप कुछ नहीं कर सके। इज बेटर देन पर्सन 22 ईयर ओल्ड बॉय। हमारे ट्रीटमेंट के बाद उसका जो अपोजिट साइड का मींस जो होना चाहिए, एक साइड का मूवमेंट आया है लेग का, द अदर साइड इज स्टिल नॉट इन द मूवमेंट। उसका थोड़ा वर्कआउट करना है, स्पीच के ऊपर मींस वॉइस के लिए वर्कआउट करना है, क्योंकि पहले तो वो ट्रैकोस्टोमी डाला था, वो रिमूव किया है, उसका भी हीलिंग चल रहा है, थोड़ा रिकवरी है, अभी तक पूरा वुंड खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। ओके। ट्रीटमेंट आपने क्या, 2-3 पॉइंट्स पे कैसे काम करना है? ट्रीटमेंट अभी तक आपने क्या क्या किया है? तो इनिशियली तो जो ये सर्जरी हुआ था उसकी वजह से मैंने इंजरी ट्रीटमेंट को ये किया था, एंड देन जो थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर का भी दिया था, जिसकी वजह से उनका जो मैसेजेस है वो ठीक से पहुंचना चाहिए। तो उसकी वजह से उनका जो बिल्कुल दोनों हाथ पैर में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था ना, वो मूवमेंट एक साइड का तो आने लगा है। राइट साइड का आने लगा है।
जी। ओके, कितने दिन आपने ट्रीटमेंट दिया? नॉट सो मच ऑफ रेगुलर, लेकिन समझो 25-30 किया होगा, 25-30 सिटिंग ऑन एंड हुई ऑफ होगी। अल्टरनेटली ओके ओके सिटिंग। ओके 25-30 सिटिंग किया होगा। ठीक है। इनकी MRI रिपोर्ट्स आपने देखी थी? सर मेरे पास ब्रीफ सिर्फ उनका ये आया था कि क्या एक्चुअल पोजीशन था और उस पे, लेकिन लास्ट उन लोग का जब हॉस्पिटल में फॉलो अप था तो डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि जो यही स्टेज के पेशेंट्स गए हैं ना, उसके कंपैरिजन में इनका थोड़ा ज्यादा अच्छा है रिकवरी, और आप ऐसा क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को पूछा था कि जिससे इनका रिकवरी इतना बेहतर है। अभी देखो, और अभी तो क्या है, फिजियोथेरेपी अगर करते हैं तो उसमें नंबर्स का काउंटिंग, कहाँ स्टॉप करना, यस नो, तो वो जो हाथ का उनका मूवमेंट आया है ना, वो मूवमेंट से वो लिफ्ट करके बोल सकते हैं, काउंट भी उतना ही करके छोड़ देता है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग उसको आ गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बिल्कुल ब्लैंक था। चलिए बहुत अच्छा, एक काम तो आपने किया कि बहुत अच्छा काम किया, आपने इंजरी ट्रीटमेंट दिया। अभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जब भी हम लोग ब्रेन हैमरेज ये वर्ड सुनते हैं, मैं अभी हम लोग मीटिंग में मेरे को छोड़ करके 16 लोग हैं, मैं एक वर्ड बताता हूँ, ब्रेन हैमरेज। ये सुनने के बाद तुरंत आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, एक एक करके बताइए। ब्रेन हैमरेज सुनने के बाद तुरंत दूसरा कौन सा शब्द हमारे माइंड में आता है? ब्रेन में एक नर्व फट गया। हाँ, तो देखो, जब ये तो ब्रेन हैमरेज का मतलब हो गया, जब भी हम लोग कहीं रिपोर्ट्स में या कार्ड में या किसी क्लास में या किसी के साथ भी बातचीत में जब भी हम सुनते हैं ब्रेन हैमरेज, तो तुरंत हमारे मन में ख्याल आता है पैरालिसिस। मतलब हम यही सोचते हैं कि जिसको भी ब्रेन हैमरेज हुआ है उसको पैरालिसिस होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, और होता भी है। परंतु ये जो केस अभी तेजल जी ने बताया, ये बहुत रेयर केस है। इस केस के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन से रिलेटेड है। जैसे ऊपर से हम अगर आप हमारे ब्रेन को देखें तो दो पार्ट में हमें दिखता है, एक लंबा सा राइट साइड और एक लंबा सा लेफ्ट पार्ट। ये हम लोग सभी देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जब पिक्चर्स वगैरह देखते हैं ब्रेन की, कहीं भी पिक्चर देखिएगा अगर ऊपर से इंक्लाइन, तो ऐसे दो पार्ट में दिखेगा, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट राइट तो दिखेगा, लेकिन क्या पूरा का पूरा ब्रेन जो है दो टुकड़ों में कटा हुआ रहता है और उसको आपस में चिपका के रखा गया है? मान लीजिए हम खोपड़ी को खोल देंगे तो क्या वो ब्रेन के दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे? ध्यान से सोच के बताइएगा। क्या हम अगर अपने स्कल को खोपड़ी को खोल दें, हटा दें, तो क्या होगा? ब्रेन के दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट वाला। नहीं समझ में आया मेरा सवाल? जैसे पूरे ब्रेन को आप एक राउंड शेप में मान लो और बीच से क्या है, वो कट हमें दिखता है, लेफ्ट और राइट। तो वो कट कितना गहरा है? क्या पूरे ब्रेन को दो पार्ट में बांट दिया है? नहीं सर, उसमें जो है कॉर्पस कॉलोजम और बेसल गैंग्लिया बीच में है। हाँ, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि वो जो कट हमें दिखता है ना, वो 1.3 mm का होता है। कितना होता है? 1.3 mm। घर में बच्चों के वो स्केल वगैरह होते हैं ना, रूलर्स, तो उसमें देख लीजिएगा 1.3 mm कितना पतला होता है। बस उतना ही कट हमें दिखता है, बाकी का बाकी पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि लेफ्ट का काम अलग है, राइट का काम अलग है, और यहाँ तक कि जो बीच का जुड़ा हुआ पार्ट है, जिसमें हिप्पोकैम्पस आता है, बेसल गैंग्लिया आता है, उसी के ठीक नीचे थैलेमस आता है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस आता है, पीछे के साइड में उसी बीच में मेडुला ओब्लांगटा भी आता है। जो ये कट जहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब ब्रेन के ऊपर से हम अगर 1.3 mm अंदर जाएंगे तो ये सारे पार्ट्स हमें मिलेंगे। अभी देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हैमरेज जब भी ब्रेन का होगा
ब्रेन में जब भी हैमरेज होता है तो जनरली आइदर लेफ्ट लोब में होगा या राइट लोब में होगा। लेफ्ट और राइट किसी भी लोब में होगा तो उसके ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर लेफ्ट लोब में कहीं हैमरेज हो गया तो राइट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, और राइट साइड में हैमरेज हो गया तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होगा। लेकिन ये जिस पेशेंट के बारे में अभी तेजल जी ने बताया, इनके ठीक मिड वाले एरिया में, और वो भी सरफेस पे नहीं, बहुत अंदर की तरफ हैमरेज हुआ है। नॉर्मली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि पैरालिसिस बोथ साइड नहीं होता है, और सही बात है, ये पैरालिसिस है भी नहीं, ये मिड ब्रेन में हैमरेज के कारण ये हुआ है। तो अभी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तेजल जी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो इंजरी ट्रीटमेंट देते हैं, इंजरी ट्रीटमेंट का 2 लाइन तो देना ही देना है, पहला वाला और लास्ट वाला। पहला लाइन क्या है? 62 फिंगर गॉल लिवर मल्टीप्लाइड 3, ये देना ही देना है। और लास्ट वाला जो है 1 गॉल 4 लिवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट, ये देना ही देना है। ठीक है, हाँ, 8 थाइमस प्लस चेस्ट के बाद में आप 4 थायराइड ऐड कीजिएगा। ठीक है। 4 थायराइड किस लिए ऐड करते हैं? 4 थायराइड इसलिए करते हैं कि अंदर जो हेमरेज होकर ब्लड का क्लॉट बना था, उसका कुछ हिस्सा रह गया होगा, या ब्रेन से वो चीज़ को रिलीज़ करने के बाद इतने दिन तक ब्रेन के उस पार्ट में प्रेशर जो था, वो प्रेशर रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन भी आ गया होगा, लिक्विड वहाँ का बढ़ गया होगा, तो लिक्विड को सुखाने के लिए 4 थायराइड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 2 लाइन तो आपको अभी काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रखना ही रखना पड़ेगा, मतलब ये 2 लाइन देना ही देना है। अब इसके अलावा और क्या क्या करना है? तो सबसे पहला एक काम करिए, उनको बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। राइट, वो भी दिया है बीच में 1-2 बार। बता रहा हूँ, बेसल गैंग्लिया देने के बाद, मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट गैप के बाद, जैसे बेसल गैंग्लिया कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद मल्टीविटामिन का जो 4 पीट वाला पॉइंट है, 4 पीट वाला और 4 पैरा वाला, ये दोनों दीजिएगा। 1 पीट और 2 पैरा वाला नहीं देना है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया के बाद ये दोनों मल्टी हेपरिन देने हैं। ठीक है। बाकी पैरों में, हाथों में, जैसे शुक्ला वगैरह करते हैं, फिजिकल पॉइंट्स जो भी करते हैं, शुक्ला करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, ये सब भी करिएगा। इसके साथ साथ फिजिकल पॉइंट में एक और जो साइटिका सेटिंग देते हैं ना, इनको पैरों में साइटिका सेटिंग भी दिया कीजिएगा। सॉरी, बीच में, हाँ, बीच में कॉल आ गया था, और वही चीज। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है सर। हाँ, ये बीच में कोई कॉल कर रहा है, ये मीटिंग के टाइम पे तो जरूर कॉल आता ही आता है। खैर, तो ये जो चीज़ है, आप उनको कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए। हाँ, पैरों में जो फिजिकल पॉइंट मैंने बताया, जो शुक्ला क्लॉकवाइज देते हैं, उसके साथ साथ साइटिका सेटिंग भी इनको दीजिएगा। और इफ़ पॉसिबल अगर उल्टा लेट सकते हैं या उनको कोई सपोर्ट देके बिठा सकता है, तो उनको 20 ऑर्गन क्लियरेंस भी दीजिएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू कीजिए अभी। 1 हफ्ते देने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट रहा, ये मेरे को बताइएगा। इम्प्रूवमेंट मीन्स हाथों और पैरों के मूवमेंट में। हाँ, स्पीच के लिए जैसे बेसल गैंग्लिया जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसी से स्पीच का काम भी होगा, लेकिन लास्ट में एज ए फिजिकल पॉइंट वो जो हैमरिंग करते हैं ना स्पीच पॉइंट का, वो करिएगा। राइट सर। ठीक है, क्योंकि देखियो, ब्रेन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होने के कारण ना, हमारे बॉडी के अधिकतर पार्ट्स, खास करके हमारे लिम्स, दोनों पैर और दोनों हाथ,
ये बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक हो जाते हैं। देखने में तो हिस्ट पुस्ट लगेंगे, लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना, उसमें ताकत नहीं रहती है। ये क्या होता है, विटामिन की कमी हो जाती है। अक्सर आप ब्रेन हेमरेज वाले केस में देखोगे, उस पेशेंट के या तो राइट हिप में या लेफ्ट हिप में, या हो सकता है दोनों ही हिप में दबाने पे पेन रहेगा। मतलब नॉर्मली बात है कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ये आप 1 हफ्ते दीजिए, 1 हफ्ते के बाद क्या होता है फिर मेरे को बताइएगा। जी सर, थैंक यू। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। पेशेंट को दिखाई पड़ जाती है। क्या चीज़ सर? सर इसमें इसी केस में मैं थोड़ी सी जानना चाह रहा था, जैसे पैरालिसिस में पेशेंट को अधिकतर एंक्लाई पड़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। सर नेसेसरी नहीं दिखता अधिकतर, हम्म। तो 4 फीट देना उचित रहे। देखिए, ऐसे केस में, इस केस में देना जरूरी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अल्कलाइन बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये कोई, देखिए एक्चुअली पैरालिसिस में क्या होता है, जो हार्डनेस, जकड़न जो आ जाती है ना, वो अल्कलाइन बढ़ने के कारण आती है। अच्छा, लेकिन इनके बोथ साइड में है ना, दोनों साइड में ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ब्रेन के एकदम बीच में हेमरेज हुआ है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि अल्कलाइन बढ़ गया होगा या एसिड बढ़ गया होगा, इसमें दे सकते हैं। हाँ, बस ये देख लेना है कि भाई डायबिटीज़ उसको ना हो, पहले से डायबिटीज़ हो तो नहीं देना चाहिए, तब सिर्फ 4 पैरा वाला देंगे। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो 4 पैरा 4 पीट दोनों देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह जी अनम्यूट हो जाइए। चलिए, शायद उन तक। सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार अमर सिंह जी, बताइए। सर मेरा एक इंसोम्निया वाला केस था, इसकी क्वेरी थी। हम्म। इंसोम्निया में एक पेशेंट है मेरे पास, उनको लगभग 3-3.5 साल हो गए, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। अच्छा। अब उनको एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, वो साइकियाट्रिस्ट से उसमें है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी आ रहे हैं। वो करीब लगभग 10 दिन हो गए हैं। थेरेपी लेने के बाद भी उनको अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसमें मैं अभी जो सेरोटोनिन और प्योर सेरोटोनिन ये वाला फॉर्मूला दे रहा हूँ, और बाकी इसके अलावा और क्या करना चाहिए मैंने? सेरोटोनिन के लिए क्या फॉर्मूला दे रहे हैं? सर वही 8 मेडुला तो है ही है, इसके अलावा 6 गैस आई और नी बैक ऑफ नी घिसाई, एल्बो घिसाई, ये सब यही चीज हो रहा है। अच्छा, पेन पेपर है? हेलो जी जी। पेन और पेपर है? कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा, नोट डाउन कीजिएगा। पहले तो इनकी एज कितनी है ये बताइए। जी सर, इनकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? इनकी एज 48 है सर। 48 है। मेल है फीमेल है? मेल है। मेल है। फैमिली में कौन कौन है उनके? फैमिली में सब हैं, उनके पिताजी नहीं है लेकिन बाकी सब हैं। उनके मिसेज हैं, बच्चे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो ये कब से, कितने दिन से इनको प्रॉब्लम हो रही है? इनको सर लगभग 3 साल हो गए हैं। कुछ ऐसा, कुछ खास इंसिडेंट हुआ था उस समय जो इनको याद हो कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसके बाद से मेरे को ऐसा हो रहा है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इनके जो काउंसलिंग करी, पूरा बैठ के काउंसलिंग करा, मैंने यही पूछा, मैंने कोई ऐसा टेंशन आपको पारिवारिक या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉब से संबंधित ऐसा टेंशन वाला कोई बात ही नहीं है उनका। हाँ, एक दिन जब शुरुआत जब हुई थी, उनको कह रहे थे लगभग रात में 3 बजे मेरे को मेरी नींद खुली, कोई बहुत तेज हवा का झोंका आया, और उस दिन से आज तक मेरे को नींद नहीं आई। सिर्फ जब मैं नींद की गोली खाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रहती है, बस मुझे पता नहीं लगता है कि नींद है या मैं खाली आंख बंद करके सोया हूँ। इस टाइप का हो रहा है उनको। चलिए ठीक है, पेन पेपर ले लिए, उसमें लिखिए।
हाफ कुंडली 40 सेकेंड, हाफ कुंडली 40 सेकंड है जी। 8 मेडुला, हेलो, ठीक है सर, लिख दिया। हाँ, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, हाँ सर, लिख दिया। हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 8 मेडुला, उसके बाद 6 गैस आई, 8 मेडुला, 6 गैस आई जी। 6 स्वेट, सर 6 स्वेट भी देना है। ठीक सर। ठीक है, सेकेंड लिखिए। जी। हाफ कुंडली 40 सेकेंड, आपकी 40 सेकंड, 8 मेडुला, 8 मेडुला, 4 थायराइड पी, 40 जी सर। 4 थायराइड पी, और फिर 6 स्वेट। 6 स्वेट। ये देने के बाद उनको दीजिएगा नॉर्मल अजय नॉर्मल। ठीक है सर। नॉर्मल अजय नॉर्मल देने के बाद फिर से लास्ट में 8 मेडुला मल्टीप्लाइड 3, 8 मेडुला मल्टीप्लाइड 3, ये देने के बाद उनको 3 नेकलेस दीजिएगा बस। अच्छा, 3 नेकलेस। और इसमें 8 मेडुला जो है उनके घर के किसी मेंबर को या उनको खुद सिखा दीजिए। रात को सोने के पहले 8 मेडुला 3 बार ले करके, 1-1 मिनट के गैप में 3 बार ले करके, और उसके बाद सोने जाना है। कोई ऐसी दवाई है जो हर रोज खाते हैं वो? ठीक सर। हाँ, दवाई खाते हैं सर। वो किस चीज के लिए? उसी के लिए, नींद के लिए। नहीं, नींद के लिए तो खा रहे हैं, नहीं अदर कोई मेडिसिन जैसे डायबिटीज है या हाई बीपी, थायराइड, ये सब किसी चीज के लिए? बीपी का भी, हाँ बीपी भी उनका बढ़ जाता है तो बीपी भी खाते हैं, और कभी जैसे रात भर गोली खाने, वो दवाई, नींद की दवाई खाने पर भी नींद नहीं आती है तो फिर उनको दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो फिर वो घबराहट वाली गोली भी लेते हैं। चलिए, एक काम कीजिए, जो ट्रीटमेंट आपने लिखा है ना उसमें सबसे पहला वाला जो है उसमें थोड़ा चेंज कीजिए। हाफ कुंडली 40 सेकंड है, 8 मेडुला है, उसके बाद जो 6 गैस आई है ना, उस 6 गैस आई को हटा के 1 गैस आई 6 पॉइंट वाला। 1 गैस आई 6 पॉइंट। ठीक है, ये उसमें चेंज कर दीजिएगा बस। इसको आप 3-4 दिन दीजिए, तो जैसा रहेगा मेरे को मैसेज करके बताइएगा। तो रीजन क्या चीज? 1 पॉइंट, अरे ये सिर्फ गैस आई का 1 पॉइंट बोले ना, उसका रीजन क्या? देखो, 1 पॉइंट जो 1 गैस आई 6 पॉइंट जो है ना, इसको छोड़ करके हम बाकी जो भी गैस आई देते हैं, 2 गैस आई, 4 गैस आई, 6 गैस आई, 9 गैस आई, 12 गैस आई, ये सारे गैस आई कहीं ना कहीं बीपी को अप डाउन करने का काम भी करते हैं। तो अभी ऑलरेडी इनका बीपी हाई है, तो बीपी से अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। पहले इंसोम्निया क्योर्ड हो जाए, फिर बाद में बीपी के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो अभी हमें एक पर्टिकुलर वे में चलना है, बिना आसपास के किसी भी चीज को छेड़े हुए। तो इसलिए हम लोग 6 गैस आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह 1 गैस आई 6 पॉइंट वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो कुल मिला के आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज का सेशन जो था सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप ग्रुप के लिए था। कल का जो सेशन सुबह वाला जो 15 मिनट का 1% बेटर वाला जो क्लास रहेगा वो सभी के लिए रहेगा, ओपन क्लास है। तो 7 से 7:15 15 मिनट का समय है। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, सुबह जल्दी उठ जाना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये एक्चुअली 7 से 7:15 मेरे माइंड में सुबह टाइमिंग इसलिए आया कि इसमें दोनों काम हो जाएंगे। एक तो कुछ नॉलेज का आदान प्रदान हो जाएगा, सुबह सुबह ज्ञान की बातें बहुत जल्दी समझ में आती है, और दूसरा बात है कि इसी बहाने
किसी को अगर देर तक, हालांकि हम लोग सभी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसे होंगे जो 6, साढ़े 6 या 7 बजे के बाद भी सोए रहते होंगे। हाँ, जैसे दिल्ली उल्ली में, जैसे दिल्ली में मैं भी रहता था, मैं पंजाब में था तो मैं रात को 2:30 बजे, 12 बजे सोता था, 2:30 बजे उठ जाता था। वहीं जब दिल्ली आ गया तो दिल्ली आने के बाद रात को वही 12 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। अभी बिहार में हूँ मैं, अभी फेलोशिप ग्रुप में पैम्फलेट भेज दूंगा। मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करता हूँ, मेरे यहाँ पर क्लिनिक का टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे सबको वापस भेज के अपन लोग क्लास करेंगे। तो कल के क्लास में अवश्य ज्वाइन होइएगा। कल अभी जैसे कि सॉरी हाँ, बताइए बताइए। जब हम ये नॉर्मल की बात करते हैं ना, किसी भी फॉर्मूले की, जैसे अभी की आपने ट्रीटमेंट बताया इसकी, हाँ, तो उससे नॉर्मल हम फुल वाला देना चाहिए या माइल्ड वाला देना चाहिए? माइल्ड वाला देना चाहिए। देखिए बात बता रहे हैं, अक्सर जगह पे जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी को माइग्रेन है और उसके लिए हम किसी को एसिड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो माइल्ड वाला ही देंगे। लेकिन किसी का यूरिन में बर्निंग हो रहा है, जो सीधा डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि एसिड का ही प्रॉब्लम है, तो वैसे में बड़ा वाला यूज़ करते हैं। नहीं तो मैक्सिमम जगह पे माइल्ड ही यूज़ किया जाता है जब किसी और चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके दे रहे हैं। तो अगर सिर्फ पेट का ही प्रॉब्लम रहेगा कि भाई मेरे को तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है, खाने के बाद इतनी गैस बनती है, इतनी गैस, तो फिर ठीक है, सीएनएस गैस ऑल 3 साइड देंगे, और उसके बाद जब नॉर्मल देंगे तो पूरा वाला देंगे। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह एक बार 7 बजे हम सभी मिलेंगे 15 मिनट के लिए, और कल कुछ विशेष बात करेंगे। यही जो तेजल मैम ने जो केस स्टडी हमारे साथ शेयर करी है, उसी से मिलता जुलता न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर बात करेंगे। खास करके कल हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सेरोटोनिन से। अभी सुन के लगेगा, आज तक तो अधिकतर न्यूरोथेरेपिस्ट को सही से ये भी नहीं पता है कि सेरोटोनिन जो है वो हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन की तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा हम 30 मेडुला यूज़ करते हैं, कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, वो हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, यही नहीं पता है अपने को। तो कल से हर रोज़ सुबह 15 मिनट इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।